हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा हब पे और आपकी अपनी ऐप शिक्षा हब ऐप पे। आज जो हम करेंगे वो ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और टॉपिक का नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, ठीक है। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में अगर हम बात करें तो मेनली टू टाइप्स की हैं। कितने टाइप की हैं? टू टाइप्स की। पृथ्वी की गतियों की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की पृथ्वी की गतियां। एक तो होती है पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन गति जिसको आप रोटेशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? रोटेशन भी बोलते हो। और दूसरी जो होती है वो होती है पृथ्वी की परिक्रमण गति। क्या बोलते हो? परिक्रमण गति। इस घूर्णन गति को आप परिभ्रमण गति भी बोल देते हो, परिभ्रमण गति भी बोल देते हो, और इसको आप परिक्रमण गति भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? परिक्रमण गति भी बोल देते हो। यानी परिक्रमण गति तो ये होगी, परिक्रमण गति और दैनिक गति बोल देते हो। तो ये चीज है, ठीक है। घूर्णन गति, परिभ्रमण गति और दैनिक गति, ये पृथ्वी की दो गति हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम घूर्णन गति के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, घूर्णन गति की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का घूर्णन गति कहलाता है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करती है लगभग 24 घंटे में, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि लगभग में अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड 4 सेकंड। तो ये प्रॉपर टाइम एचएसएससी ने एक बार पूछा था, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। जैसे कि अभी एसएससी जीडी वगैरह का भी एग्जाम आ रहा है तो वो फॉर्म भी आप अप्लाई कर देना, उसमें भी ये चीजें आपको काफी मदद करेंगी। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो ये चीजें हैं बच्चों, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये प्रॉपर होती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात का भी निर्माण होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दिन और रात का निर्माण किस कारण होता है, तो दिन और रात जो बनते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद में परिक्रमण गति देखते हैं। तो देखिए, परिक्रमण गति क्या होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति, जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहा जाता है, जिससे एक वर्ष का निर्माण होता है। जिससे क्या निर्माण होता है? एक वर्ष। अब पृथ्वी को सूर्य की एक चक्कर लगाने में टोटल समय लगता है, वो कितना लगता है? हम बोल देते हैं लगभग जी 365 दिन। कितना? लगभग 365 दिन। लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें तो 365 दिन 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट और 46 सेकंड, इतना समय लगता है, ठीक है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। अब एक चीज देखिएगा कि इतना समय लगता है। वर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक होता है साधारण वर्ष, ठीक है, और एक होता है लीप वर्ष। अब हमें एक बात करनी है डिफाइन कि साधारण वर्ष में तो 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में दिन होते हैं बच्चों कितने? 366। यानी फरवरी के मंथ में आप ऐसे बोल सकते हो कि 28 के दिन जगह हो जाते हैं 29। वो कैसे बनते हैं? ये 5 घंटे, ये जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है बच्चों, ये आपके कितने हो गए? लगभग 6 घंटे हो गए। कितने हो गए? लगभग 6 घंटे। ये जो 6 घंटे हैं ऊपर वाले, आप 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद ही क्यों आता है? देखिए, एक साल में 6 घंटे बढ़े, दूसरे साल में भी 6 घंटे बढ़े, तीसरे साल में भी 6 घंटे और चौथे साल में 6 घंटे बढ़ेंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 24 घंटे। ये एक दिन का निर्माण करेंगे।
इसी वजह से लीप वर्ष में फरवरी के महीने में 28 की जगह जो दिन होते हैं वो होते हैं 29। क्लियर है? अब एसएससी जीडी का टारगेट बैच शुरू करेंगे यूट्यूब पे, और मैं बोलती हूँ कि एचएसएससी से पहले जॉब लग जाओगे बच्चों, किसी भी स्टेट के एग्जाम से पहले जॉब लग जाओगे, जीडी का फॉर्म अप्लाई कर देना। जीडी का फॉर्म निकला हुआ है, जीडी का फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। 73,000 के करीब पोस्टें हैं, बहुत ज्यादा पोस्टें हैं, और एक बार लग गए तो निहाल हो जाओगे। ठीक है, तो अपन लग के तैयारी करेंगे जीडी की। उसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। ये तो था साधारण वर्ष। अब यहां पे देखो, पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या बनता है? वर्ष बनता है, एक वर्ष का निर्माण होता है। अब एक देखिएगा, एक बात देखिए, पृथ्वी और सूर्य की दूरी की बात करूं मैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये इसकी परिक्रमा कर रही है। ठीक है, अंडाकार शेप में करती है वैसे, और सूर्य भी घूमता है, सूर्य भी पूरब से पश्चिम में घूमता है। सूर्य स्थिर नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सूर्य भी पश्चिम से पूरब से पश्चिम में घूमता है। समझ गए इस बात को? तो एक बात सोचो कि जो चीज घूम रही है वो भी इस अंडाकार मार्ग की तरह, तो एक बात सोचिए कि ये जो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी हमने लगभग ली है इनके बीच में, तो ये कभी कम भी होती होगी और कभी ज्यादा भी होती होगी। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको समझाना क्या चाहती हूँ कि एक होता है उपसौर और एक होता है अपसौर, यानी एपीहेलन बोलते हैं और पेरीहेलन बोलते हैं इंग्लिश में, एपीहेलन एंड पेरीहेलन। अब सबसे पहले उपसौर की बात करते हैं बच्चों। उपसौर के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम, बीच की दूरी अधिकतम, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। समझ गए इस बात को? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम किस दिन होती है? उपसौर के दिन। देखिए उपसौर को आपने इस तरीके से लिखा, ऐसे लिखा आपने उपसौर को। उपसौर में यहाँ पे देखिए ये है 3, तो आप 3 यहां से मान के चलिए कि उपसौर होता है 3 जनवरी को। ये 3 पकड़ लेना, 4 पकड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पहले से एक लेटर हमें मिल गया, एक संख्या हमें मिल गई है, वो 3 जनवरी है, तो बाद वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर, जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, सॉरी कम होती है, अधिकतम नहीं होती, कम होती है, कम होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है 3 जनवरी को, उपसौर को। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या रहेगा कि देखिए उपसौर को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है, समझ गए आप? तो एक उपसौर को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम कैसे हो सकती है? क्योंकि जनवरी का महीना होता है, जनवरी में तो हमारे यहाँ ठंड होती है, ठंड होती है तो दूरी तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उपसौर को क्या होती है? कम होती है। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, हम ये जो आइडिया ले रहे हैं वो ये भूमध्य रेखा है ना, जो हमारा इक्वेटर है, जो वर्ल्ड को 2 भागों में बांटती है, उसको लेके ले रहे हैं, ना कि ये जो कर्क रेखा है जो इंडिया को 2 भागों में बांटती है उसको देख के ले रहे हैं। तो हमें सारे ओवरऑल वर्ल्ड को देखना है उपसौर और अपसौर की कंडीशन को लगाने के लिए। और अगर हम अपसौर की बात करें तो इस सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, ज्यादा होती है, और अपसौर होता है। अब इसको अपसौर को आप इस तरीके से लिखोगे, अपसौर। तो अब जब आपने अपसौर लिखा इस तरीके से, तो ये ऐसे तो कुछ भी नहीं बन रहा, ये आ गया 4, तो ये आएगा 4 जुलाई। तो अपसौर किस दिन होता है बच्चों? 4 जुलाई को। तो वो थोड़ी सी वहां पे पहले मैंने मिस्टेक कर दी थी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम लिख दिया था, लेकिन कम होता है किस दिन? अपसौर के दिन, और उपसौर के दिन, और अपसौर के दिन क्या होती है? ज्यादा। समझ गए इस चीज को? तो ये थी अपसौर और उपसौर। ये पृथ्वी की गतियों की वजह से ही होता है, ऐसा पृथ्वी की गतियों की वजह से ही, पृथ्वी और सूर्य की गति की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। समझ रहे हो इस चीज को? उसके बाद में आप लिखेंगे कि दिन का छोटा व बड़ा होना, कि दिन व रात का छोटा व बड़ा होना, छोटा व बड़ा होना। अब एक बात सोचो कि गर्मियों के दिन में
दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है, छोटी होती है। और सर्दियों के दिनों में रातें क्या होती है, बड़ी, और दिन क्या होते हैं, छोटे। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का एक ही रीजन है बच्चों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दिन व रात का छोटा व बड़ा होने के पीछे का कारण क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, तो इस वजह से दिन व रात। लेकिन जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा यानी ये इस तरीके से, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, दिन व रात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा को 2 भागों में बांट देता है, जिसके तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन के बारे में। अभी मैं ना एक साल को 2 फेज में चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। पहला जो फेज रहेगा वो रहेगा 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में, और जो सेकंड फेज रहेगा वो क्या रहेगा, 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच में, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम पृथ्वी को भी 2 भागों में बांट देते हैं, ये हमारा उत्तर होता है और ये हमारा क्या होता है, दक्षिण, ठीक है। ये 2 साइड्स हैं हमारी, यानी ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, और ये हमारा है कर्क रेखा, जिसको आप 23.5 डिग्री उत्तरी बोलते हो, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी में, ठीक है, इसको आप मकर रेखा यानी इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हो। तो ये मैंने बना दिया। एक बात सुनो, जब 21 मार्च से 23 सितंबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 21 मार्च से 23 सितंबर की। एक बात सोचो, हम किस में है, इंडिया कहाँ पे, यहाँ पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, समझ में आई, मेनली हम उत्तरी गोलार्ध में है। तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में, इतनी बात में ध्यान में रखिए, गर्मी होती है। तो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, सर्दी होगी। क्या होगी, सर्दी, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब होता क्या है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक यहाँ पे दिन बड़ा और रात क्या होती है, छोटी, क्योंकि सूर्य जो है ये कर्क रेखा पर क्या होता है, लगभग आप ऐसे लगा लीजिए, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, या 12 घंटे से ज्यादा समय तक यहाँ पे रहता है, 12 घंटे से ज्यादा समय तक यहाँ पे रहेगा। कहाँ पे, कर्क रेखा पर। अब कर्क रेखा से आप जैसे ही उत्तरी हिस्से में जाएंगे, जैसे ही आप कहाँ जाएंगे, यहाँ से उत्तरी हिस्से में जाएंगे, तो बच्चों जैसे जैसे आप उत्तरी हिस्से में जाते जाओगे, दिन की अवधि बढ़ती जाएगी और रात की अवधि छोटी होती जाएगी, रात की अवधि छोटी होती जाएगी। कब, जब आप 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच की बात करते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में दिन की अवधि बड़ी, रात की अवधि छोटी होती है, क्यों, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर पड़ता है। और इसका अपोजिट होगा जब हम 23 सितंबर से 21 मार्च की बात करते हैं, तो 23 सितंबर से 21 मार्च में इस मकर रेखा पर सूर्य जो है लंबवत पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से ज्यादा मकर रेखा पर पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप दक्षिणी हिस्से में बढ़ेंगे, तो यहाँ पे दिन की अवधि बढ़ेगी और रात की छोटी होगी, दिन की अवधि बढ़ेगी और रात की क्या होगी, छोटी, रात की क्या होगी, छोटी। आप समझ गए होंगे, ये 2 फेज लिए मैंने, 21 मार्च से 23 सितंबर, 23 सितंबर से 21 मार्च, यानी 21 मार्च से 23 सितंबर तक दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी रहती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक हमारे उत्तरी गोलार्ध में सर्दी रहेगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। तो अब ऋतु परिवर्तन के लिए अपन इसको 4 सिचुएशंस लेते हैं, ठीक है, 4 दिनों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला है 21 जून का दिन।
21 जून के दिन की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम ऋतु परिवर्तन की ही बात करें कि मौसम चेंज कैसे हो रहा है, उसमें हम पहला लेते हैं 21 जून। अब 21 जून की बात करें, 21 जून में वही आप दो फेस बना के चलते हैं, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। तो अब हम अगर 21 जून किस में आता है, 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में आता है। 21 जून जो है वो 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में आता है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में मैंने आपको एक चीज समझाई है कि सूरज जो है वो उत्तरायण होने लगता है यहाँ पे। कब? 21 मार्च से 23 सितंबर में, उत्तरी गोलार्ध में। तो 21 जून का दिन जो है ये सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन ये सबसे बड़ा दिन होगा और रात जो होगी इस दिन सबसे छोटी। फिर इसी टाइम में 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में दक्षिणी गोलार्ध में जब 21 जून का दिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 21 जून का दिन यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन, और रात सबसे बड़ी। और इसी सिचुएशन में हम एक दिन लेते हैं 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर का दिन यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है। कब? 21 मार्च से 23 सितंबर सबसे छोटा दिन माना जाता है। और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा दिन सबसे बड़ा होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होता है, और जबकि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा, 21 जून का सबसे बड़ा या 21 जून का सबसे छोटा। होप सो आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में चलते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। मैंने ऐसे नहीं लिखा कि बीच में, यानी ये दो दिन ही, सिर्फ और सिर्फ 21 मार्च और सिर्फ 23 सितंबर। समझ रहे हो ना? 21 मार्च और 23 सितंबर की बात कर रहे हैं, ना कि 21 मार्च से लेके 23 सितंबर। तो 21 मार्च से 23 सितंबर में क्या होता है कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है। 21 मार्च से 23 सितंबर पर जो सूर्य है ये विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगा, विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत पड़ेगा। तो इसमें होगा क्या कि पहले आम दिनों में तो अकेले यहाँ पे दिन बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा कि विषुवत रेखा पर अगर लंबवत पड़ता है तो होगा क्या, 21 मार्च से और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे के पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरी की जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं सबको प्रकाश मिलेगा, आधा भाग प्रकाशित रहेगा। तो यहाँ पे दिन और रात क्या बराबर रहेंगे, तो 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होते हैं, 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं। समझ में आ गई? 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर और 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं। समझ गए होगे? तो चलिए आज की लेक्चर में इतना ही। कल ज्योग्राफी का बहुत अच्छा, तो ये एसएससी जीडी हो चाहे आपका कोई भी पेपर हो उसमें आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी गवर्नमेंट जॉब्स की। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।